हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज साइंस का सेट नंबर 47 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आज साइंस का 47 नंबर सेट का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि समांतर क्रम संयोजन में अधिक वाट वाला बल्ब क्या होगा, अधिक चमकेगा या कम चमकेगा। यानी कि समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा कि जितना अधिक बल्ब वाला, जैसे कोई 9 वाट का बल्ब है और कोई है 10 वाट का बल्ब, ठीक नहीं, तो यहाँ पर जो है ना 10 वाट का बल्ब जो है ना ज़्यादा चमकेगा, ठीक ना, मतलब ज़्यादा रोशनी करेगा ये, और ये कम रोशनी करेगा, ठीक ना, समांतर क्रम संयोजन। लेकिन जो है ये हो गया आपको समांतर क्रम संयोजन में। लेकिन जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक नहीं, 10 वाट का बल्ब जो होगा ना वो कम चमकेगा, ठीक ना, और 9 वाट का बल्ब जो है ज़्यादा चमकेगा। यानी कि कम कम वाट का जो होगा बल्ब वो ज़्यादा चमकेगा और ज़्यादा वाट वाला कम चमकेगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में अधिक वाट वाला बल्ब क्या होगा, तो अधिक चमकेगा। यहाँ समांतर क्रम संयोजन है तो अधिक चमकेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रेणी क्रम समूहन में जो होता है अधिक वाट वाला बल्ब क्या होगा। तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या होगा, अधिक वाट वाला बल्ब जो कि कम चमकेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक द्युतिमान है, यानी द्युतिमान की अधिक चमकीला है, ठीक ना, 2 बल्ब लगा है, ठीक ना, एक एक देखिए, एक बल्ब एक है, एक बल्ब दो है, ठीक ना, जिसमें से जो है पहला क्या करा, मकान में 2 बल्ब लगे, उनमें से एक दूसरे में अधिक द्युतिमान, माने कि 2 नंबर का बल्ब जो है ना ज़्यादा चमकता है, ठीक ना, ठीक, द्युतिमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन ए है कि द्युतिमान बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, बी है कि मंद बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है, सी है कि दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान होता है, डी है कि प्रकाश की दीप्तता प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है, ठीक ना। देखिए होता क्या है कि जो है जिसमें जो होता है ना मंद बल्ब उसका प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक ना, जो मतलब जो धीमा जल रहा है उसमें प्रतिरोध अधिक है, और जो तेजी से जलेगा उसमें प्रतिरोध कम होगा, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दो विद्युत बल्ब में से एक की लंबाई मतलब दो विद्युत बल्ब में एक ही लंबाई के टंगस्टन फिलामेंट है, ठीक है, 2 विद्युत बल्ब है, ठीक ना, एक विद्युत बल्ब मान लिए यहाँ, ठीक, एक दूसरा बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, ठीक, दोनों में जो है समान लंबाई का टंगस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यदि इनमें से एक 60 वाट तथा एक 100 वाट का है, ठीक ना, ये है 60 वाट का और ये है आपका 100 वाट का, ठीक, दे तो है, तो वह वाट देता है तो क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि जहन दो विद्युत बल्ब एक ही लंबाई के टंगस्टन फिलामेंट है, ठीक ना, देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए 100 वाट का बल्ब जो है ना इसका फिलामेंट जो है ना अपेक्षाकृत मोटा होता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखिए कि जो जितना ज़्यादा वाट का होता है जो उसका जो है ना प्रतिरोध क्या होता है, उतना ही क्या होता है, आपको जो ज़्यादा वाट का होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि देखिए पी होता है पावर बराबर V² बाय R होता है, ठीक ना, P बराबर V²/R। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना। अगर प्रतिरोध कम होगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतिरोध जो है आपको मतलब जितना जितना 100 वाट का बल्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रतिरोध क्या है, कम है, प्रतिरोध कम है तभी ना इसका पावर ज़्यादा है, ठीक ना। इसमें 60 वाट का जो है इसमें प्रतिरोध कम होगा। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर रो L/A, ठीक नहीं, यहाँ देखिए L को तो कांस्टेंट किया है क्योंकि देखिए दोनों में टंगस्टन लंबाई सेम है, टंगस्टन तार का लंबाई सेम बताया है, ठीक ना। और यहाँ देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रतिरोध जो है यहाँ क्या करें, ऑप्शन नंबर ए कि 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट अपेक्षाकृत मोटा होता है, ठीक ना। देखिए 100 वाट का बल्ब जो है तो इसमें प्रतिरोध कम है, तो प्रतिरोध इसमें कम है तो क्या ये मोटा हो जाएगा, ये आपको पतला है यानी प्रतिरोध कम है तो ये मोटा, क्योंकि व्युत्क्रमण समानुपाती है, ठीक ना। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी जो है कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो है प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, देखिए किसी कृष्णिका जो होता है कृष्ण पिंड, उसमें जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड में जो उत्सर्जित विकिरण होता है उसके परम शून्य तापमान से विकिरण क्या होगा ई, ठीक ना। ये परम शून्य तापमान T⁴ का क्या कहा है, अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती का है, ठीक है। किसका नियम है, तो ये स्टीफंस का लॉ है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। देखिए एक श्वेत सतह, देखिए एक ब्लैक पहले सतह लीजिए, ठीक, ये जो ब्लैक सतह है ये जो है उष्मा का जो है अच्छा अवशोषक है, ठीक ना, उष्मा का जो है अच्छा अवशोषक है। और एक श्वेत सतह जो है, श्वेत सतह
ये क्या हो कि ये ऊष्मा जो है अवशोषक नहीं है, मतलब खराब अवशोषक है, लेकिन परावर्तन जो है ना अच्छा परावर्तक है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी देखिए कि ताप की खराब अवशोषक है, ठीक ना, अवशोषक खराब है, ठीक ना, लेकिन अच्छी परावर्तक है, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है। देखिए कोई भी सूर्य है, जैसे देखिए ग्रह जो होता है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, ठीक ना, ये सूर्य है, ठीक ना, सूर्य के जो है ये परवलयकार पथ पर जो है ना ग्रह परिक्रमा करता है, ठीक है, कर रहा है परिक्रमा। देखिए इसका आकार कैसा है, तो या परवलयकार कह सकते हैं इसको हम, परवलयकार, या दीर्घवृत्ताकार, और दीर्घवृत्ताकार को ही फैला हुआ वृत्त कहते हैं, ठीक नहीं। इससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। देखिए ग्रहों की गति के बारे में कहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक। अब देखिए ग्रह कैसे गति करता है। देखिए ग्रह जो एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो एक दीर्घवृत्ताकार पथ या इसे हम अंडाकार पथ कहेंगे उस पर गमन करता है, जैसे ये कोई ग्रह है, ठीक ना। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक ग्रह की कक्षा कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार, देखिए दो केंद्र बिंदु है इसमें, देखिए खुद का ग्रह का केंद्र बिंदु है, एक सूर्य के साथ जो ये घूम रहा है तो इसका केंद्र बिंदु हो गया। यानी क्या कह रहा है कि सूर्य में जो है सूर्य के साथ जो अंडाकार है, तो ये देखिए सूर्य के साथ घूम रहा है अंडाकार पथ पर, देखिए ये तो सही है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले देखिए दाब बराबर फार्मूला होता है आपको बल बटा क्षेत्रफल, ठीक, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए इसी बल को कभी कभी प्रणोद या थ्रस्ट लिख दिया जाता है, ठीक, प्रणोद इंग्लिश में से थ्रस्ट कहते हैं, प्रणोद या थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ हमको क्या कहा है कि डैश में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आएगी, यानी कि इसका व्युत्क्रमानुपाती संबंध जिसके साथ होगा उसके साथ ये होगा। देखिए दाब का जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध किसके साथ है, क्षेत्रफल के साथ। इसका मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल में अगर हम वृद्धि करेंगे तो दाब में कमी आएगा, अगर क्षेत्रफल में कमी करेंगे तो दाब में वृद्धि आएगा। यहाँ हमसे क्या कहा है कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आएगा, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो दबाव में क्या जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कर दे। देखिए अभी तुरंत देखे थे दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। इसी बल को जो है आप थ्रस्ट भी कह सकते हैं, थ्रस्ट या प्रणोद कहते हैं हम, अब बटा क्षेत्रफल, ठीक ना। देखिए क्या कहा है यहाँ पर कि थ्रस्ट प्रति इकाई, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल जो होता है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, दाब कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि थियोडोलाइट द्वारा ज्ञात किया जाता है किस चीज़ को, ठीक ना। थियोडोलाइट जो होता है ये अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप को ज्ञात करता है, ठीक है। थियोडोलाइट जो एक प्रकार का उपकरण है जो कि जो है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करता है, ठीक ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को नापता है, ठीक ना। विद्युत धारा को कौन मापता है, तो गैल्वेनोमीटर मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर को जो है अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर है ये CaOCl2, इसको जब हम अधिक देर तक खुला छोड़ देंगे तो ये कार्बन वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्लोरीन गैस निकाल लेता है, ठीक ना। तो इसी कारण से क्या होता है, तो इसकी सक्रियता घट जाती है। तो ये कैसे क्यों होता है ऐसा, देखिए क्या करा ऑप्शन नंबर ए कि CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 गैस मुक्त कर, देखिए हाँ CO2 से प्रतिक्रिया कर लिया और Cl2 गैस मुक्त किया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि जब एक्सरे यानी एक्स किरण उत्पादित होती है तो क्या होता है। ये ऑप्शन ए का है कि लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए एक्सरे जब देखिए कोई वस्तु है, एक्सरे का प्रयोग किसमें किया जाता है कि मतलब हड्डी का पता लगाने के लिए, हड्डी की स्थिति को पता लगाने के लिए शरीर के अंदर किया जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई व्यक्ति है यहाँ लेटा हुआ है, ठीक, यहाँ देखिए ये एक्सरे पट्टी है, ठीक, और ये एक्सरे मशीन है, ठीक। देखिए यहाँ से एक्सरे निकलता है तो क्या होता है, लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ जाने के बाद क्या यहाँ पहुँचता है तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, नहीं ये गलत है। देखिए बी है कि लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, यहाँ जब ऊष्मा अवशोषित होती है, नहीं ये भी गलत है। सी है कि लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देता है। देखिए जब एक्सरे जब होता है क्या चमकता है, नहीं देता है, नहीं देता है यहाँ पर चमकीला प्रकाश। डी है कि लक्ष्य पर ताप स्थिर है। देखिए यहाँ भी ताप जो होगा, यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर भी वही टेम्परेचर होगा, यानी कि ताप स्थिर रहता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है कि जल का बड़े स्तर पर मृदुकरण किया जाता है। देखिए जल को जो है बड़े स्तर पर मृदुकरण किया जाता है आपको
परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। देखिए गलत युग्म में से कौन है? देखिए ऑप्शन ए है कि जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरक से प्राप्त नहीं, जैविक अम्ल जो है जैविक पदार्थ से प्राप्त होता है, ठीक है, रासायनिक इस प्राप्त होता है, यही तो गलत है, ठीक है ना, ये चीज़ का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसमें जो सही है वो सबको भी देख लेते हैं। देखिए बी कहा है कि परवल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाती है। हाँ देखिए परवल अम्ल जो होता है HCl, ये जलीय विलयन में जाने पर क्या आता है H+ और Cl- का रूप में टूट जाता है, ठीक। अब देखिए तनु अम्ल, इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होता है। देखिए तनु अम्ल क्या होता है? किसी भी जो है अम्ल है उसमें जब पानी मिला दिया जाता है, ये तनु अम्ल होता है, यानी कि पतला अम्ल, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक ना, तो विलयन में अम्ल का निम्न सांद्रण होगा, पानी ज़्यादा है तो निम्न सांद्रण होगा ही। चलिए ये भी सही है। देखिए खनिज अम्ल यह खतरनाक होता है, खतरनाक होता है। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? देखिए नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है कि दो जो है परमाणु होता है, दो बृहदाकार परमाणु जो है एक साथ मिल जाता है, ठीक है, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ ये चीज़? देखिए ऑप्शन ए दिया है कि न्यूट्रॉन बमबारी में भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, नहीं खंडित नहीं होता है, दो न्यूट्रॉन मिलता है, एक भारी न्यूट्रॉन स्वतः ही खंडित हो जाता है, ये भी नहीं होगा। दो हल्के न्यूक्लाइड्स मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। देखिए दो हल्के हैं, ये मिलकर क्या बना, एक भारी न्यूक्लियस बनाता है, यही नाभिकीय संलयन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में जो है विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए परमाणु रिएक्टर में क्या होता है कि एक मंदक के रूप में प्रयोग होता है। देखिए मंदक, इसे ही हम विमंदक कहते हैं, ठीक है ना। देखिए विमंदक क्या करता है कि ये जो है ना आपको न्यूट्रॉन को धीमा कर देता है, ठीक ना, न्यूट्रॉन को ये धीमा कर देता है। तकर बाद इसमें देखिए किसका प्रयोग होता है? तो इसमें D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए दूसरा होता है आपको नियंत्रित क्षण, नियंत्रित क्षण, ठीक। दूसरा है आपको नियंत्रित क्षण। अब नियंत्रित क्षण क्या करता है कि नियंत्रित क्षण कहता है न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेता है, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, ठीक। देखिए नियंत्रित क्षण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें बोरोन और कैडमियम का प्रयोग होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान नियंत्रित करने के लिए डैश का अवशोषित, डैश का प्रयोग किया जाता है, खुद से विखंडन न्यूट्रॉन जो है अवशोषित करता है, ठीक। ये अवशोषित होना चाहिए, अवशोधित लिखा गया, अवशोषित करता है, ठीक। ये कौन करेगा? तो ये नियंत्रित क्षण करेगा। नियंत्रित क्षण में बोरोन और कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरोन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो है ना पौधा जो है सूर्य के प्रकाश में क्या करता है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। इसमें देखिए पानी का टूटता है, हाँ पानी टूटता है तो पानी के टूटने से ऑक्सीजन बनता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जो कब संगठित दवा। अब देखिए ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन तो मुक्त होता है, तो इसका क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? देखिए घाव को भरने में जो है विटामिन सी सहायक है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।